नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ साथियों, गुज़िश्ता कल हमने ज़कात से मुताल्लिक़ मुतफ़र्रिक़ मसाइल सुने हैं, समझे हैं, जिसमें सोना चांदी इसका निसाब भी समझा और सोना चांदी की ज़कात निकालने की तरतीब क्या होगी, किस तरह उसका कैलकुलेशन करेंगे, हिसाब किताब करेंगे, उसको भी समझा। उसके बाद जो लोग नौकरी पेशा है, जॉब करते हैं, जिनको मंथली सैलरी आती है, पगार आती है, वो अपने ज़कात की हिसाब किस तरह करेंगे, वो भी हमने मसला समझ लिया। अब हम आज माल तिजारत से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल समझेंगे। हम में से अक्सर लोग, बल्कि सभी लोग, या तो वो नौकरी पेशा हैं, उनको कहीं से सैलरी आती है, या वो मज़दूरी करते हैं, उसका बदला उनको मिलता है, या फिर वो तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, दुकान चलाते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं। इस तरह से उनकी अर्निंग होती है, उनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होता है। तो माल तिजारत के मुताल्लिक़ अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हज़रत समूरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म दिया करते थे कि हम जो भी चीज़ें हमने बेचने की गर्ज़ से, तिजारत की गर्ज़ से मुहैया की है, उसकी हम ज़कात निकालें। इस हदीस को बुनियाद बनाकर फ़ुक़हा ने हज़ारों मसले तिजारत के ऊपर निकाले। और भी रिवायतें हैं, लेकिन ये साफ़ रिवायत है जिसमें उन्होंने कहा हम जो भी माल फ़रोख्त करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए मुहैया करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हमको ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। अब मिसाल के तौर पर कोई किराने की दुकान है किसी की, तो वो ज़कात कैसे निकालेगा अपने माल तिजारत पर? या कोई भी चीज़ ले लो, किसी की ऑटोमोबाइल्स की दुकान है, किसी की मोबाइल की दुकान है, किसी की फ़र्नीचर की दुकान है, ये सब चीज़ें उसने अपनी दुकान में इसलिए भरा है ताकि उसको बेचेगा और उस पर प्रॉफिट कमाएगा। तो बहुत बारीकी से समझे मसला, हमें से अक्सर लोगों के साथ ये मसाइल पेश आते हैं। तो किसी की मिसाल के तौर पर किराने की दुकान है, उसने उस दुकान के अंदर 5 लाख रुपये का माल भरा है। कितने लाख का? या मिसाल के लिए 1 लाख का ही पकड़ो, 1 लाख रुपये का उसने माल भरा है। और तरतीब ये होती है कि 1 लाख रुपये का महीने में आदमी माल भरता है, वो बिकता है, फिर आइंदा महीने भरता है, जैसा जिसका बिज़नेस। तो कोई भी चीज़, कोई भी माल, कोई भी चावल दाल वगैरह, ये 1 साल तक रुकती तो नहीं है कि उस पर साल गुजर जाए। तो यहाँ पर इस बात को समझें कि हर चीज़ पर साल का गुजरना ज़रूरी नहीं है, बल्कि निसाब के ऊपर साल का गुजरना ज़रूरी है। एक आदमी ने 1 लाख रुपये का उसकी दुकान के अंदर, जैसे तारीख फ़िक्स कर ली उसने कि मैं 15 या 10 रमज़ान को ज़कात निकालता हूँ हमेशा, हर साल, इस बार भी उसी वक्त में निकालूंगा, उसकी तारीख फ़िक्स है। अब वो 9 रमज़ान को अपना हिसाब करेगा कि मेरे दुकान के अंदर कितने का माल है। बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आसानी के साथ पता चल जाएगा कितने का माल है। कि फ्रिज की दुकान है, 10 फ्रिज पड़े हुए हैं, 20 फ्रिज पड़े हुए हैं, हाँ 20 फ्रिज पड़े हुए हैं, अपने को इतने का ही है, समझ में आ गया। लेकिन किराने की दुकान में समझ में नहीं आ रहा उसको, दाल चावल गेहूँ आटा मिश्री मसाला ये वो सब पड़ा हुआ है उसका। लेकिन वो ताजिर आदमी है, उसको अंदाज़ा तो होगा ये कितने का है। बेहतर तो यही है कि हर चीज़ की कीमत निकाल ले वो। लेकिन अगर मुश्किल है, नामुमकिन है कि इतना बड़ा कारोबार है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, कलवा सुपर मार्केट हो गया, कितना सामान है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद आज इतनी आसानी है कि कंप्यूटराइज सब हो गया है, उसके अंदर हमको पता रहता है कितने का माल है। तो इस तरह से वो अपने माल की वैल्यूएशन निकालेगा कितने का माल है, और वैल्यूएशन भी बेचने वाली, कितने में बिकेगा, जितने में ख़रीदेगा उसका नहीं। बाज़ चीज़ों में 100% मार्जिन होती है कि 50 का लेके 100 का बिकता है, तो बेचने वाली कीमत पकड़ेगा, और बेचने वाली कीमत पकड़ के उसको कैलकुलेटर पे डालेगा कि मेरे दुकान में आज 1 लाख रुपये का माल है। कैलकुलेटर पे उसको डालेगा, उसको डिवाइड बाय 40 करेगा, वही सोने वाला हिसाब, 40वां हिस्सा निकालेगा, यानी 2.5%। इस तरह से जो दुकान वाले लोग हैं वो अपनी माल की ज़कात निकाले, लेकिन वही माल जो बेचने के लिए रखा है। अभी जैसे मिसाल के तौर पर एक बड़ी मोबाइल की दुकान है, उसके अंदर उसने फ़र्नीचर 15 लाख रुपये का बनाया। क्या बनाया? मोबाइल रखने के लिए शोकेस और बहुत सारी चीज़ें उसने लगाई, लेकिन वो चीज़ बेचने के लिए नहीं रखा है उसने। बेचने के लिए तो खाली मोबाइल रखा है। तो जो बेचने की चीज़ है, बेचने की नीयत से रखा है, उसी पर ज़कात होगी। फ़र्नीचर लाखों का हो जाए कोई मसला नहीं। इसी तरह एक आदमी की फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है, अब वो उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी है प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। जैसे टेक्सटाइल के अंदर देखते हैं, गारमेंट्स के अंदर देखते हैं कि एक मशीन 1 करोड़ रुपए की है, वो एक साथ 100 कपड़े की कटिंग करती है एक साथ। और वो ऐसी मशीन होती है कि एक साथ उसके अंदर हज़ारों टी शर्ट्स, हज़ारों जीन्स निकलते हैं। मैंने देखा उल्लासनगर में ऐसी मशीनें, बहुत महंगी मशीनें हैं, और बहुत आसानी के साथ उस पर काम होता है। तो अब वो मशीन पर ज़कात नहीं होगी, मशीनें कितनी भी महंगी हो,
उस पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन वो मशीन जो प्रोडक्ट तैयार कर रही है, वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उस पर जो अर्निंग हो रही है, या जो प्रोडक्ट गोडाउन के अंदर स्टोर हो रहा है कि ये वक्तन फ़ौक्तन बिकता रहेगा, उस प्रोडक्ट पर ज़कात होगी, मशीनों पर ज़कात नहीं होगी। तो इस तरह से हम माली तिजारत को समझ लें कि किस तरह माली तिजारत की ज़कात निकालेंगे। जो चीज़ हमने बेचने के लिए रखी है कि ये बेचना है, फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर बिकता है, तो जितना फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर होगा बेचने के लिए, उसकी सबकी ज़कात निकलेंगी, उसकी वैल्यूएशन पर। और ये मैंने बार बार कहा और वापस कहता हूँ कि दुकान के अंदर कोई चीज़ 1 साल तक रुकी नहीं रहती, तो ये नहीं समझेंगे कि ये 1 साल तो इसके ऊपर हुआ नहीं, इसकी कैसी ज़कात निकालेंगे। जो भी हमारी डेट है, हमारी दुकान के अंदर जितना सामान भरा हुआ है, उसकी ज़कात निकालेंगे। अच्छा, इसमें एक मसला और समझें। आजकल और पहले से ये चलता है कि जो दुकानदार होते हैं उनको क्रेडिट पर माल मिलता है, कि हमारी दुकान में मिसाल के तौर पर 5 लाख का माल भरा हुआ है, उसमें से 2.5 लाख हमने दिया है, 2.5 लाख दिए नहीं है, और 2.5 लाख हमको क्रेडिट पे मिला हुआ है, तो ज़कात 5 लाख पे नहीं निकलेंगी। जितना हमारा माल गया है उतने ही पर निकलेंगी। जो क्रेडिट हमको मिला है 2.5 लाख रुपए का, वो हमको देना है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह सब चीज़ों के अंदर देख लो, जितना हमारा लगा हुआ है उसी पर ज़कात निकलेंगी। तो ये तो तिजारत का मसला हो गया। अब इसी तरह एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझें कि बाद लोग बिस्सी जो कहते हैं, अब उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, बिस्सी तो सब जानते ही है, बिस्सी में पैसा लगाते हैं जी, कमेटी भी कहते हैं। हाँ, वहाँ सब बहुत सारे इलाकों के अंदर उसको कमेटी कहते हैं कि कमेटी डाला हूँ, कमेटी लिया हूँ, बिस्सी लिया हूँ, बिस्सी डाला हूँ। तो इसकी तरतीब तो आपको पता ही है, 10 लोग मिलते हैं और वो लोग 1 लाख रुपए की बिस्सी तय करते हैं कि 1 लाख रुपए की बिस्सी, और हर महीने वो 10-10 हज़ार रुपये भरना रहता है। एक मिसाल दे रहा हूँ। और उसके अंदर ऐसा होता है कि हर एक का नंबर कुरे के ज़रिए से चिट्ठी डालते हैं, कुरे के ज़रिए से नंबर आता है। अब इसका मसला ये समझ लीजिए कि बिस्सी में हमारा मिसाल के तौर पर 3 हफ्ते चले गए, 30,000 रुपये लगे हैं, 1 लाख की बिस्सी है, और बाज़ लोगों का नंबर पहले ही आ जाता है कि 1 लाख रुपये उसको पहले ही मिल गए। तो जो हमारा लगा हुआ है ना 30,000 रुपये, उसी के ऊपर ज़कात निकलेंगी। यानी हम जब ज़कात निकालने बैठेंगे, अपना हिसाब किताब करेंगे, तो देखेंगे बिस्सी में अपना कितना लगा हुआ है। हाँ, 30,000 रुपये लगा हुआ है, 50,000 रुपये लगा हुआ है। बिस्सी अगरचे लाखों की हो, लेकिन जितना अमाउंट उसमें हमारा जा चुका है उसी पर हमारी ज़कात निकलेंगी। तो जब हम ज़कात निकालने के लिए बैठेंगे तो देख ले बिस्सी वगैरह में कितना पैसा लगा हुआ है, और भी कुछ इसके मुतालिक है तो पूछ लेना बाद में। इसी तरह बाद लोग कोई किराए पे मकान लेते हैं किराए पे, और वो किराए पे मकान लेने की वजह से वो डिपॉजिट देते हैं अपने घर मालिक को, जो रूम का ओनर रहता है फ्लैट का, उसके पास 50,000 1 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर जमा किया जाता है। अब ये डिपॉजिट की जो कीमत है जो उसके पास जमा है, इस पर ज़कात कौन निकालेगा? डिपॉजिट लेने वाला या डिपॉजिट देने वाला? तो सीधा इसका जवाब अगर आपसे मैं पूछूं कि डिपॉजिट का जो पैसा है वो किसका है, मालिक कौन है उसका? तो डिपॉजिट देने वाला मालिक है। वो तो एक इसके लिए सिर्फ श्योरिटी के लिए उसने रखा है कि ये अमानत आपके पास मेरी है, कुछ भी कमी ज़्यादती होती है तो इसमें से वो काट लेगा। तो जो डिपॉजिट देता है उसको उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। हम जब ज़कात निकालने के लिए बैठेंगे कि हमारे ऊपर कितनी ज़कात आ रही, तो ये भी देखेंगे कहीं हमारा डिपॉजिट है क्या। अगर डिपॉजिट है तो डिपॉजिट देने वाला ज़कात निकालेगा। समझ में आ रही बात? इसी तरह किसी ने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट किया है, फ़िक्स डिपॉजिट करना ये जायज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कर लिया, एक शख्स आया मौलवी साहब के पास, कहने लगा मौलवी साहब आप कहते हैं कि बगैर वज़ू के नमाज़ नहीं होती। बोले हाँ तो नहीं होती, कैसे होगी बगैर वज़ू के नमाज़? बोले मैं तो 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरी तो हो जाती। मैं तो 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरी हो जाती। तो जिसकी हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? तो जिसने फिक्स डिपॉजिट कर लिया है तो उसको क्या बोलेंगे? लेकिन कर लिया है तो अब मसला क्या है ज़कात का। तो फिक्स डिपॉजिट मिसाल के तौर पर इसने 5 लाख रुपये फ़िक्स किया है। अब इसको 7 साल के बाद वो 10 होकर मिलेंगे, 9 होकर मिलेंगे, 8 होकर मिलेंगे, वो अलग मसला है। अब इसका जो 5 लाख लगा है, इसका जो प्योर इसका 5 लाख लगा है, तो हर साल जो उसने फिक्स डिपॉजिट किया है उसके ऊपर उसकी ज़कात निकलेंगी, हर साल, एक बार नहीं। जब भी ज़कात निकालने के लिए हिसाब करने बैठेंगे, भाई अपने फिक्स डिपॉजिट में कितने हैं? 5 लाख है, 5 लाख ऐड करो। अब जब वो पैसे उसको मिल जाएंगे रिटर्न्स के साथ, सूद के साथ, सूद है ना इसलिए जायज़ नहीं है, सूद के साथ जब उसको 8 लाख मिलेंगे, 9 लाख मिलेंगे, 5 के ऊपर जितने भी मिलेंगे, तो उसका कोई ज़कात का हिसाब किताब नहीं है, वो तो पूरा बगैर सदक़े की नियत से दे देना है मुस्तहिक़ को। समझ में आ रही बात? वो बात और है कि हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बगैर वज़ू की नमाज़ पढ़ लेते हैं, हो जाती है हमारी, लेकिन मसला यह है कि वो पूरा बगैर सदक़े की नियत से मुस्तहिक़ को देना है, और जो 5 लाख हमारे लगे हुए थे उसकी ज़कात निकालना है। हाँ, बगैर सवाब की नियत से, बगैर सवाब की नियत से हम, जैसे इंटरेस्ट का पैसा है प्योर, उसको अगर हमको क्या करना है, हमारे पास आ गया, जैसे सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट मिलता है हमेशा, तो उसको अलग निकालना है और बगैर सवाब की नियत से किसी मुस्तहिक़ को देना है। उसका मसला अलग से आएगा इंशाल्लाह। तो फिक्स डिपॉजिट का भी यही मसला है। इसी तरह हमारे पास शेयर्स है, डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर है। अब शेयर्स का मसला ये है कि हमने मिसाल के तौर पर हमारे लेना बेचना खरीदना बेचना चलता रहता है, तो वो मसला समझने की ज़रूरत है। बाद लोग कहते हैं कि मैंने शेयर लिया था 2 महीना पहले, उस पर 1 साल नहीं गुजरा, हर साल उसका यही मसला रहता है कि 2 महीना पहले लिया था। तो शेयर चीज़ ही ऐसी है, जब आदमी नीचे उसको मिलता है तो खरीदता है, ऊपर जाता है तो बेच देता है।
है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर ज़कात नहीं होगी। हमारे जो तारीख फ़िक्स है 10 तारीख 15 तारीख, उस तारीख को हम देखेंगे कि हमारे शेयर की जो भी हमने रखे जो स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन क्या है। अगर बड़ी हुई वैल्यूएशन है तो बड़ी भी पे निकालेंगे। हमने 5,000 का एक शेयर लिया था, उसकी कीमत 3,000 हो गई तो 3,000 पे निकालेंगे। लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर कितने की वैल्यूएशन के शेयर है। हमने मिसाल के तौर पर हमारे पोर्टफोलियो इस तरह बना था कि 5 लाख रुपये का बना था। अब मार्केट गिर गया, सब स्टॉक्स रेड में है, 3 लाख पे आ गए तो 3 लाख पे ज़कात निकालेंगे। मार्केट ग्रीन में है, बढ़ गया है, भाग रहा है, 7 लाख हो गए 5 लाख के, तो ये तारीख को, चाहे हमने 5 दिन पहले ही शेयर खरीदा हो, ये तारीख को हमारे जितने भी शेयर रहेंगे उन तमाम पर ज़कात निकालेंगे मौजूदा वैल्यूएशन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि 5 में लिया था अभी 10 हो गया तो 5 पे निकालूँ, ऐसा नहीं है। जो भी वैल्यूएशन होगी उसके ऊपर ज़कात निकलेगी। इसी तरह जो लोग रिक्शा चलाते हैं, उबर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, वो ज़कात कैसे निकालेंगे। तो मिसाल के तौर पर एक आदमी ने, उसका गाड़ी का कारोबार है, वो गाड़ी खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, तो इसका मसला अलग है। वो गाड़ी पर उसकी ज़कात आएंगी उसकी वैल्यूएशन पर, क्योंकि वो खरीदो फरोख्त के लिए उसने गाड़ी लिया है। लेकिन एक आदमी ने उबर ओला में चलाने के लिए गाड़ी लिया है तो गाड़ी के ऊपर ज़कात नहीं होगी, बल्कि उससे जो अर्निंग होगी, जो ओला उबर से पैसा उसके पास आएगा और उस पर साल गुजरेगा, यानी उसकी तारीख होगी, वो देखेगा मेरे पास कितना पैसा है, वो हिसाब से उसकी ज़कात निकालेगा। वो गाड़ी की कीमत पर ज़कात नहीं निकलेगी जो ओला उबर में चलाने के लिए लिया। इसी तरह रिक्शा ड्राइवर लोग जो रिक्शा चलाते हैं, जो लोग, उनकी रिक्शा पर कोई ज़कात नहीं है। जैसे वो मशीन का हुक्म, जैसे मशीनें बड़ी बड़ी होती है, वो मशीन कपड़ा सीने के लिए या किसी और चीज़ की प्रोडक्ट निकालने के लिए मशीन ली गई, उस पर ज़कात नहीं है। वैसे रिक्शा की ज़ात पे ज़कात नहीं है, लेकिन रिक्शा से जो आदमी कमा रहा है और उसके पास बच रहा है और साल पूरा होने पर उसके पास वो रकम कुछ ना कुछ मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुँचती है, तो उस पर उसकी ज़कात निकलेगी। इसी तरह कोई भी हम चीज़ ले लें जो हमने कमाने के लिए ली है, कुछ ऐसी ये भी चीज़ें होती है कि हम वो लगा के छोड़ देते, जैसे पहले बाज़ लोग PCO लगा के छोड़ देते थे, उससे उनकी अर्निंग होती थी, तो PCO की ज़ात पर कोई ज़कात नहीं है, उससे जो कमाई हो रही है उस पर ज़कात होगी। तो ये बहुत सारे मुतफ़र्रिक़ मसाइल हैं जिसमें से अक्सर लोग के साथ पेश आते हैं। इसके अलावा भी इंशाल्लाह और मसाइल आएंगे कल की मजलिस के अंदर। एक बात यहाँ पे समझ कर चलना है कि ज़कात अभी माशाल्लाह बहुत लोग निकाल रहे हैं, तो ये बात का बताना अभी ज़रूरी है। ज़कात निकालते वक्त, यानी अपने माल से ज़कात का माल अलहदा करते वक्त ज़कात की नीयत करना ज़रूरी है कि ये ज़कात मैं निकाल रहा हूँ। दिल से, ज़बान से बोलना ज़रूरी नहीं है। मतलब ज़कात का माल अलहदा करते वक्त ये ज़रूरी है नियत करना कि ये ज़कात निकाल रहा हूँ, वरना वो नफिल सदका शुमार हो जाएगा। लेकिन हम किसी को जब ज़कात दे रहे हैं तो उसको बोल के देना ज़रूरी नहीं है कि ज़कात है भाई, ज़कात है भाई, ये ज़कात है, ये ज़कात ले, तो उससे क्या होगा, उससे सामने वाला अपनी जो है ज़िल्लत समझेगा। तो ये ज़कात बोल कर देना, ये कहीं से ये नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ज़कात बोल के देते, भाई ज़कात का पैसा है, ये बिल्कुल मुनासिब चीज़ नहीं है। बल्कि फ़ुक़हा ने तो ये भी लिखा कि हमको पक्का मालूम है 100% कि ये शख्स मुस्तहिक है और हम उसको ज़कात बोल कर देंगे या उसको एहसास होगा कि हम ज़कात दे रहे हैं तो वो शर्मा जाएगा, उसको गिल्ट फील होगा। तो उसके लिए बेहतर ये है कि उसको हदिया बोल कर दें। हमको मालूम है हम ज़कात दे रहे हैं, हमारी नियत ज़कात की है, लेकिन उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैं जो है ज़कात लेने वाला बन गया। तो ये बोल कर भी उसको दे सकते हैं कि आपको हदिया है, या ये बोल कर सकते हैं रखो ईद के लिए खर्चा करो, बच्चे लोग को कुछ दिला देना, इस तरह बोल सकते हैं खामोशी के साथ। बाद लोग जो है बड़े अजीब लोग होते हैं, बोल कर देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा, कि मन और अज़ा के ज़रिए से अपने सदक़ात को, अपने ज़कात को बर्बाद मत करो। क्या मतलब है मन और अज़ा का? मन का मतलब है एहसान जतलाना। बाद लोग बोलते हैं अरे क्या आदमी यार तू, मैं हर साल तेरे को ज़कात देता तो एक सलाम नहीं करता। मैं एक शादी में गया, शादी में जो है कुर्सी खाली नहीं थी, तो जिसको मैं हर साल ज़कात देता हूँ बैठा है, मेरा मुंह देख रहा है, उठ भी नहीं रहा कि बैठो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब भी किसी को सदका देती, अपने गुलामों के ज़रिए भिजवाती थी, तो गुलाम से कहती थी कि देने के बाद वहाँ पे खड़ा रहना और सुनना वो क्या बोलता है। तो जिसको देती थी तो वाकई जो लेने वाला है तो सोचता रहेगा कि अल्लाह का एहसान है, तो कहते थे हज़रत आयशा को जज़ाक अल्लाह कहना, अल्लाह उनकी जायज़ हाजतों को पूरी करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो गुलाम आगे कहता था कि उसने ये कहा, तो हज़रत आयशा वही अल्फाज उसके लिए दोहराती थी कि अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, उसके साथ एहसान का मामला करे। और फिर कहती थी जो उसने कहा उसका बदला हमने दे दिया और जो हमने किया उसका बदला अल्लाह से लेंगे। फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर कोई शख्स ज़कात देता है और ये उम्मीद करता है कि सामने वाला मेरे को जज़ाक अल्लाह कहेगा, हाँ हाँ माशाल्लाह आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, अगर ये नियत करके भी दिया ज़कात तो ज़कात तो अदा हो जाएंगी, लेकिन जो ज़कात के समरात मिलना चाहिए वो उसको हासिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ज़कात देने वाला कोई भी मेहरबानी नहीं कर रहा, वो अपने ऊपर मेहरबानी कर रहा है कि अगर ज़कात लेने वाला ना मिले इसको तो इसका माल खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो यह इसलिए दे करके मेहरबानी नहीं कर रहा कि उसका हक़ है, उसको देना ही है। समझ में आ रही बात? जैसे आदमी अपने बाल बच्चों को खिला पिला रहा है तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बाल बच्चों का नानो नफ़का इसके ज़िम्मे किया है। अब ये उम्मीद नहीं रखता अपने बाल बच्चों से कि तुम मुझको जज़ाक अल्लाह बोलो। तो इसी तरह ज़कात देने वाला कोई नियत ना करे इस बात की कि मेरे को वाह हो, मेरी तारीफ़ हो, मेरे को लोग सलाम करे, मेरे को बैठने को जगह दे, मेरे को जो है ये करे वो करे, इज़्ज़त करे, ये सब नहीं होनी चाहिए। दे करके हम ये सोचे कि लेने वाला मेरे पे एहसान कर रहा है, ये नहीं होता तो मैं कैसे देता। तो ये इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके ज़रिए से हमारी ज़कातों को कबूल भी करेंगे और उसके असरात भी दुनिया में ज़ाहिर करेंगे। अभी बहुत सारे मसाइल और बाकी है, किसी का कोई और मसला हो तो आकर पूछ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही।